जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न प्रश्न और इनके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की इनकी संभावना है। तो दोस्तों, आते हैं आज के पहले सवाल पे। देखिए, जो आपका पहला सवाल है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा के बारे में पूछ रहा है। तो सुपरनोवा क्या होता है? जब कोई तारा, जैसे कोई भी तारा है, उसका जब अंतिम रूप आ जाता है, अंतिम समय आ जाता है, तब उस अवस्था में एक महाविस्फोट होता है, उसे ही बोलते हैं सुपरनोवा। तो क्या है ये है एक मृतप्राय तारा। कैसा तारा है? मृतप्राय तारा है, यानी कि मरने के मतलब लास्ट अवसर पे है वही तारा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। आकाशगंगा में मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। जो मिल्की वे है, ये किस प्रकार से वर्गीकृत की गई है? तो ये है सर्पिलियाकार। सर्पिलियाकार मतलब क्या होता है? सर्पिलियाकार आकार में है जो हमारी मिल्की वे है, ऐसे ऐसे करके ये तारों का समूह रहता है, इसे इसको ही बोलते हैं सर्पिलियाकार। अगले क्वेश्चन पे चलिए। वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? उनका नाम था कोपरनिकस। क्या नाम था? कोपरनिकस। ऑप्शन सी पे दिया है। क्या नाम था उनका? कोपरनिकस। और इन्होंने जो मॉडल दिया था, उस मॉडल का क्या नाम है? हेलियोसेंट्रिक मॉडल। क्या नाम है? हेलियोसेंट्रिक मॉडल। और उससे पहले कौन सा मॉडल चलता था? उससे पहले चलता था जियोसेंट्रिक मॉडल। कौन चलता था? जियोसेंट्रिक मॉडल। उसमें क्या बताया गया था? उसमें बताया गया था कि जो पृथ्वी है, यही ब्रह्मांड का केंद्र है, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? उस ग्रह का नाम है बुध ग्रह। कौन सा है वो? बुध ग्रह। क्योंकि जो सूर्य होता है, जैसे मान लो ये सूर्य है, तो सूर्य के पड़ोस में होता है, यहाँ पे बुध होता है। कौन सा होता है यहाँ पे? बुध होता है। फिर उसके बाद में आएगा, बुध के बाद में आएगा शुक्र आएगा। शुक्र के बाद आती है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है मंगल। और फिर यहाँ पर मंगल के बाद में मंगल और बृहस्पति आएगा इसके बाद में। और बृहस्पति के बाद जाएगा आपका शनि। शनि के बाद जाएगा कौन सा? अरुण। अरुण के बाद जाएगा वरुण। तो इस प्रकार से रहते हैं। तो पृथ्वी हमारी कहाँ पे है? पृथ्वी ये वाली है। अगर पृथ्वी के पड़ोस में पूछे तो पृथ्वी के पड़ोस में इधर साइड में मंगल है, एक साइड में मंगल और दूसरी साइड में शुक्र ग्रह है। तो शुक्र पृथ्वी के पड़ोस में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है, किस दिन होता है वो? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। जिस दिन अमावस्या होती है उसी दिन होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? जैसे वो अवस्था, जैसे मान लो ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये हमारी पृथ्वी है। इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा, इसके बीच में क्या आ जाएगा? जब चंद्रमा आ जाता है, तब इस अवस्था को क्या बोलते हैं? इस अवस्था को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और उस दिन सिजवी का होना जरूरी होता है। सिजवी क्या होता है? बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में होना, इसे ही बोलते हैं सिजवी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी कब होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होती है, ये हमसे पूछ रहा है। तो वो होता है 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को होता है। और इस समय इसकी लगभग कितनी दूरी रहती है? 14.7 मिलियन, 14.7 मिलियन किलोमीटर। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? इस अवस्था को बोलते हैं पेरीहेलियन। और 4 जुलाई को क्या होता है? ये सबसे दूर होती है। 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। कितनी दूरी पर? लगभग 15.2 मिलियन किलोमीटर।
21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना है? तो सूर्य का आकार होता है पृथ्वी से 109 गुना है। कितना? 109 गुना है इसका आकार या व्यास। ये कितना है? 109 गुना है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अभी हमने आपको बताया है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, तब। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अभी आपको मैंने पहले बताया एक सवाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रह नहीं हैं? तो नीचे आपके सामने 4 ग्रह दिए हैं, इनमें से एक ग्रह ऐसा दिया है जिसके उपग्रह नहीं है। तो उस ग्रह का क्या नाम है? उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। क्या नाम है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है, उसका नाम आप सभी जानते होंगे। क्या नाम है उसका? चंद्रमा नाम है उसका। क्या नाम है? चंद्रमा। मंगल के 2 ग्रह ग्रह होते हैं, कौन कौन? एक तो आपका फेबोस फेबोस दूसरा क्या क्या नाम है? दूसरा का नाम है डिमोस। डीमोस। फेबोस और डिमोस। डिमोस जो है उपग्रह, ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति का एक ग्रह होता है गैनीमेड। गैनीमेड जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी? तो ये अवधारणा अपनाई गई थी कहाँ से? इंग्लैंड से अपनाई गई थी। कहाँ से अपनाई गई थी? इंग्लैंड से। जबकि यूएसए में क्या है? दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? वो कौन सी एकल नागरिकता प्रदान करता है? कैसी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मतलब 2 बार एक ही क्वेश्चन आ गया है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वो पूछ रहा है प्रेस की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में है। किसमें? अनुच्छेद 19 में क्या होता है? बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, और मतलब इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं कहाँ पे हैं? अनुच्छेद 19 में। 19 का IABCD ऐसे करके दिया हुआ है सब। इसमें इसको क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक के अधिकारों का वर्णन कहाँ है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच में। अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच में। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच क्या रहते हैं? मौलिक अधिकार। 5 से 11 क्या रहती है? नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता रहती है। और 36 से 51 क्या होता है? DPSP होता है। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और प्रस्तावना को भी भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, जो कि विकल्प में दिया है। भारत संविधान की प्रस्तावना इसको भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको भी बोलते हैं। अगर अनुच्छेदों की बात करें तो आपका ऑप्शन होएगा अनुच्छेद 32 वाला, क्योंकि हमसे इसमें अनुच्छेद का विवरण दिया नहीं है, तो आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन कब होता? जब मतलब अनुच्छेद पूछता, कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा कहलाता है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को बोला था। क्या बोला था? संविधान की आत्मा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो निजता का अधिकार होता है, ये अनुच्छेद 21 के तहत आता है। किसमें आता है? अनुच्छेद 21 के तहत आता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अधिकार आता है। किसमें? अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, देखिए। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना होती है 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967। इसमें वर्तमान में कितने हो गए देश? इसमें वर्तमान में 11 देश हो गए। कितने देश हैं? 11 देश। अगर बात करें आसियान की, तो आसियान का जो मुख्यालय होता है वो कहाँ है? मुख्यालय इसका जकार्ता। जकार्ता में कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता जो कि आपकी इंडोनेशिया की राजधानी है। और इसमें देश कौन कौन से आते हैं? इसमें देश आते हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। और अभी लास्ट 11वां कौन जुड़ा है? तिमोर लिस्ट। कौन सा? तिमोर लिस्ट। तो ये भी सवाल आ सकता है कि आसियान का लेटेस्ट सदस्य कौन है? तो वो है तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? बहादुर शाह जफर जो थे, जो हमारे अंतिम मुगल बादशाह थे, इनका मकबरा रंगून, रंगून जो कि वर्तमान म्यांमार में पड़ता है, रंगून में है। होता कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज उनको रंगून में ही कैद कर देते हैं, तो वहीं उनकी मृत्यु होती है और वहीं पर फिर उनका मकबरा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। क्या राजधानी इसकी? बैंकॉक। हनोई कहाँ की राजधानी? हनोई आपकी वियतनाम की। कोलमपुर कहाँ की है? मलेशिया की। अगला क्वेश्चन देखिए, सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो सफेद हाथियों का देश कहा जाता है किसको? थाईलैंड को। किसको कहा जाता है? थाईलैंड को। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक मान लो भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर है जो, वो आपका कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया में स्थित है। ये क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैसी बेरोजगारी जो किसी खास मौसम में आती है उसको क्या कहते हैं? खास मौसम में आती है उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। क्या होती है मौसमी बेरोजगारी? जैसे मान लो इस समय धान की बुआई चल रही है, धान की बुआई चल रही है। अब किसान लोग आगे वाले समय में, जब तक धान की निराई वगैरह नहीं होगी तब तक वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? जब कोई कंपनी, मान लो कोई भी कंपनी खत्म ही हो गई पूरी तरीके से, उससे जुड़े जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी जो लोग रहेंगे वो सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे। उसको क्या बोलेंगे? चक्रीय बेरोजगारी। घटनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? जब कोई नई तकनीकी आ जाती है, जब कोई नई तकनीकी आ जाती है तो जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको उसको सीखने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम तक वो बेरोजगार रहेगा। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? घटनात्मक बेरोजगारी। और शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है? जब कोई ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति को छोटे पद पे काम मिलता है तो उसको बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। या काम नहीं मिलता है तो उसको शिक्षित बेरोजगारी बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिलता तो उसे क्या कहते हैं? अभी अभी हमने आपको बताया है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी ये हेराल्ड डोगन मॉडल पर आधारित थी।
कब शुरुआत होती है इसकी? इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1951। और कब तक चलती है ये? 31 मार्च 1956 तक, 31 मार्च 1956 तक। और प्रथम पंचवर्षीय जो योजना होती है, ये सबसे ज्यादा जोर किस पे देती है? सबसे ज्यादा जोर देती है कृषि पे, जोर देती है सबसे ज्यादा कृषि पे जोर देती है। 3 बड़ी बहुउद्देशीय योजनाएं, इसमें बहुउद्देशीय योजनाएं जो होती हैं वो चालू होती हैं। पीसी महालनोबिस जो है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961 के बीच में। तो ये उसके क्या होते हैं? उसके होते हैं, इनके मॉडल पर आधारित होती है, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन थी? सबसे असफल पंचवर्षीय योजना होती है, वो होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो होती है कब होती है? 31 मार्च 31 मार्च नहीं, कब होती है? 1 अप्रैल 1961 से लेके 31 मार्च 1966 के बीच में। इसमें होता क्या है? असफल होने का कारण क्या था? चीन से युद्ध हो जाता है। चीन से युद्ध हो जाता है 1962 में। कब होता है? 1962 में। और पाकिस्तान से भी युद्ध हो जाता है, पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है 1965 में। कब हो जाता है? 1965 में। और 1965 में ही सूखा भी हो जाता है, सूखा पड़ता है, जो कि चलता है कब तक? 1968 तक लगभग। तो यही 3 कारण थे, इस वजह से ये सबसे असफल पंचवर्षीय योजना हो जाती है। इसके बाद फिर योजना अवकाश भी आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ही देखो आगे योजना अवकाश से। योजना अवकाश कितने सालों का था? तो योजना अवकाश जो होता है ये 3 सालों का था। कितने सालों का था? 3 सालों का था। कब से कब तक? 1966 से लेकर 1969 के बीच, 1966 से लेकर 1969 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो विकल्पों के अनुसार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है वो पहली बार होता है। कब होता है? वो चौथी पंचवर्षीय योजना में होता है। और पहली बार होता है कब? 1969 में। 1969 में कितनी बैंकों का होता है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी और हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? तो यूपी हरियाणा की सीमा पर जो नदी बहती है उस नदी का नाम है यमुना नदी। क्या नाम है उसका? यमुना नदी। ऑप्शन बी पे आपका दिया हुआ है यमुना नदी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान कहाँ पर हुई थी? यहाँ पे इसमें लिखा है कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, जो कि इसमें छूट गया है। पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान की मृत्यु मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो मृत्यु इनकी होती है कहाँ पे? कैथल में। कहाँ होती है? कैथल में। कहाँ होती है मृत्यु? कैथल में। कब? 1240 में। 1240 में चालीसा दल जो होता है, चालीसा दल डाकुओं से मरवा देते हैं, इनको डाकुओं से मरवा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र इसमें विकल्प दिया है। कुरुक्षेत्र में क्या होती है? महाभारत होती है। आप सभी को मालूम होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है ये मानेसर में पड़ता है, जो कि गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है। गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो भवन अनुसंधान केंद्र है ये देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है CBRI। क्या नाम है इसका? CBRI। RI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बिल्डिंग
रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो कुंभ का मेला 4 जगह लगाया जाता है, जो कि विकल्पों में चारों ही विकल्प दिए हैं, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। इलाहाबाद का ही नाम प्रयागराज हो गया है। अभी इसी वर्ष लगाया गया था, कहाँ? प्रयागराज में, प्रयागराज में। और ये चारों जगह लगता है, तो विकल्प डी में लिखा है इनमें से सभी, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। कुंभ मेला जो कि है ये 4 जगह लगता है, चारों के चारों नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध है, उस बांध का नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है इसका? टिहरी बांध। और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर ऊंचा है। 260.5 मीटर के आसपास ऊंचा है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए यहाँ पे हमने गौतम बुद्ध के सारे क्वेश्चन लिए हैं, आगे आप देखते जाओगे। और गौतम बुद्ध धर्म से जितने भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी यहीं पे आज के ही इस क्लास में हो जाएंगे। तो देखिए आज का पहला सवाल जो है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान कहाँ पड़ती है? वर्तमान नेपाल में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? बोध गया में। कहाँ? बोध गया में, जो कि आपका बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जो गौतम बुद्ध होते हैं इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में दिया था। किनको दिया था? उनके ही जो 5 साथी होते हैं उनको देते हैं सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है ये होती है कुशीनगर में। कहाँ पर होती है? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा क्या है? बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा होती है 4 आरण्यक सत्य। 4 आरण्यक सत्य। 4 आरण्यक सत्य होते हैं, यही बौद्ध धर्म की शिक्षा है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से 4 होते हैं? एक तो होता है दुख है। क्या होता है? एक दुख है। दूसरा दुख का कारण है, दुख का कारण है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है कारण का निवारण है, कारण का निवारण है। और निवारण कौन सा होता है? चौथा जो होता है वो क्या होता है? अष्टांगिक मार्ग। कौन सा? अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग में जो जो चीज आती है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, ये जो जो चीज आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कभी टाइम मिले तो बौद्ध धर्म को पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? त्रिपिटक जो होता है जिसमें कौन कौन से आते हैं? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, अबधम पिटक और विनय पिटक। इनको तीनों पिटकों को मिला के त्रिपिटक बोलते हैं। इसकी भाषा है पाली भाषा। कौन सी? पाली भाषा। और त्रिपिटक जो है आपका, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी भाषा कौन सी? पाली। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपना लिया था? तो अशोक जब कलिंग के युद्ध जीत लेता है उसके बाद, कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लेता है। वहीं उसी के बाद वो शस्त्र छोड़ देता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। कौन? महान अशोक सम्राट। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल के वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको क्या बोलते हैं अब बोलते हैं बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी, उसकी छठी पीढ़ी है कौन सी?
छठी पीढ़ी है। और पुष्यमित्र शुंग जो होता है, पुष्यमित्र सिंह ये बोधि वृक्ष को कटवा देता है। पुष्यमित्र शुंग ये बौद्धों का बहुत ही बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया था, तो किसी और ने नहीं, पुष्यमित्र सिंह ने बौद्धों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में होती है। और उस समय राजा की बात करें, राजा कौन था? राजा था अजात शत्रु। कौन? अजात शत्रु। और इस प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता कौन करते हैं? महाकश्यप। महाकश्यप पहली सदी में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? जो दूसरी बौद्ध संगीति होती है, ये होती है वैशाली में। कहाँ होती है? वैशाली में होती है। कहाँ होती है? वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति। इसके समय, तो इस समय कौन था राजा? कनिष्क। कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी बौद्ध संगीति किसने करवाई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति करवाने वाले जो शासक थे उनका नाम था महान अशोक सम्राट अशोक। कौन? अशोक। कहाँ होती है? ये होती है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति जो होती है, चौथी वाली जो होती है, वो कहाँ होती है? वो होती है कुंडल वन में। कुंडल वन, जो कि वर्तमान कहाँ पड़ता है? वर्तमान जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान के सवाल हैं। देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। और अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका की, जब बात आ जाती है बड़ी कोशिका, तो बड़ी होती है आपका जो अंडाणु होता है, वही सबसे बड़ी कौन सी है? अंडाणु। और सबसे छोटी उस प्रकार से जुड़े तो वो आपकी क्या हो जाती है? जो, तो क्या बोलते हैं, अंडाणु। और दूसरा इसको उभव, स्पर्म। सबसे छोटी किसकी होती है? स्पर्म की। अगला क्वेश्चन आइए, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? जो प्रोटीन संश्लेषण है ये राइबोसोम्स में होता है। किसमें? राइबोसोम्स। ऑप्शन सी पे दिया हुआ देखिए, राइबोसोम्स में क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। आनुवांशिक लक्षणों का वहन कौन करता है? आनुवांशिक लक्षणों का वहन करता है डीएनए। कौन करता है? डीएनए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन करता है? डीएनए। फिर आइए अगले क्वेश्चन पे, पौधों में भोजन निर्माण कहाँ होता है? तो पौधों में भोजन का जो निर्माण होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाई जाती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और इसी के माध्यम से सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है कौन? पौधे। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र पाए जाते हैं नाभिक में। किस में पाए जाते हैं? नाभिक में। और नाभिक में क्या होता है? नाभिक में होता है डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन। जीन के अंदर ही होते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र होते हैं डीएनए के अंदर, गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के अंदर जीन होता है, जीन के अंदर ये आपका यही डीएनए वगैरह जो हुई है। देखिए, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्तिग्रह है ये कहा जाता है माइक्रोकांड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइक्रोकांड्रिया को। शक्तिग्रह या पावर हाउस भी आ जाता है सवालों में। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो वो होती है कौन? माइक्रोकांड्रिया। क्या होती है? माइक्रोकांड्रिया। इसके अंदर ही क्या होती है? ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। एडिनोसिन ट्राई फास्फेट।
अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी? माइक्रोप्लाज्मा। और अगर इसमें अंडाणु और स्पर्म में आ जाए तो स्पर्म भी आपकी सबसे छोटी है। और ये माइकोप्लाज्मा जो है ये इस आकारों की बात है, इस आकार के हिसाब से छोटी है। और स्पर्म आपकी छोटी है, अंडाणु आपकी सबसे बड़ी रहती है। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का खास करके शुतुरमुर्ग का शुतुरमुर्ग का अंडाणु ये सबसे बड़ी होती है। और बाकी लंबाई की बात करें तो लंबी आपकी क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी। तो ये आज का आपका लास्ट सवाल था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइए, दोस्तों के पास शेयर करिए, और मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।